नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चेस्ट पेन के बारे में, यानी कि छाती के दर्द के बारे में। दोस्तों, चेस्ट पेन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले हार्ट अटैक का ख्याल आता है, लेकिन हार्ट अटैक के अलावा बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से चेस्ट पेन आता है। जैसे कि ये दर्द लंग्स से आ सकता है, ब्लड वेसल से आ सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से भी आ सकता है। उसके अलावा मांसपेशियों के दर्द यानी मसल्स या जॉइंट से भी आ सकता है, जिसे हम मस्कुलो स्केलेटल पेन भी कहते हैं। बहुत बार कुछ ऐसे कॉज भी होते हैं जिन्हें हम ढूंढ नहीं पाते, तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। ये एक मस्कुलो स्केलेटल टाइप ऑफ पेन है, यानी कि मांसपेशियां और जोड़ों से उठने वाला दर्द। ये कंडीशन काफ़ी कॉमन है। कई बार देखा गया है कि लोग इमरजेंसी में जब हॉस्पिटल में आते हैं तो ये सोच के कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, डायग्नोस के दौरान पता चलता है कि उनको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की प्रॉब्लम है। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस को सरल भाषा में समझें तो कोस्टो मीन्स रिब्स होता है, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज और एल्टिस मीन्स इन्फ्लामेशन इसे बताया गया है। यानी कि हमारी पसलियों के कार्टिलेज की सूजन को कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। तो होता यह है कि हमारे 12 रिब्स दाईं तरफ और 12 रिब्स बाईं तरफ, टोटल 24 रिब्स होती हैं। तो इनमें जो ऊपर वाले रिब्स होते हैं, सेकंड से लेकर 6th रिब्स तक, उनमें ये पेन की कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है। और ये जो रिब्स होते हैं, ये हमारी छाती की जो बीच की बोन होती है, इसे स्टर्नम कहते हैं, ये कार्टिलेज की मदद से जुड़े रहते हैं। तो जहां रिब्स कार्टिलेज से जुड़े रहते हैं, कार्टिलेज स्टर्नम से जुड़ा रहता है, उन जगहों पर इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसी का नाम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस कहा जाता है। तो ज़्यादा देखा गया यह है कि जब कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाले रिब्स ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और ज़्यादातर केस में यह यूनिलैटरल भी रहती है, यानी कि एक तरफ ही पेन रहता है। मगर कई केस में बाइलेटरल, यानी कि दोनों तरफ की पसलियों में भी दर्द हो जाता है। इसी कंडीशन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि चेस्ट वॉल सिंड्रोम या कोस्टोस्टर्नल सिंड्रोम। अब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपको यही समस्या है या कुछ और, यानी कि हम इस समस्या के सिम्टम्स पर आते हैं। तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम होता है दर्द। ये दर्द एक स्टेबिंग पेन की तरह हो सकता है या शार्प पेन की, मतलब जैसे कि कोई चुभन वाला पेन हो। एक तरीके का भारीपन जैसा इसमें फील होता है, यानी कि पेन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। और ये दर्द छाती के आगे वाले हिस्से में भी हो सकता है, और ये पेन कभी कभी रेडिएट भी करता है आसपास के एरिया में, जैसे यह पीछे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है। मगर ज्यादातर यह दर्द रिब्स के ऊपर वाले हिस्से में ही होता है। अब यह दर्द बॉडी के अपर पार्ट के मूवमेंट करने से भी बढ़ जाता है। इसके अलावा लंबी सांस लेने या लंबे टाइम से खांसी रहने और स्ट्रेच करने या एक्सर्शन एक्टिविटी करने से भी यह दर्द होता है। कई बार रिब्स के अपर पार्ट वाले हिस्से में सूजन भी दिखाई देती है, और सबसे बड़ी बात, जब हम उस दर्द वाले एरिया को दबाते हैं तो उससे दर्द बढ़ता है, तो इसे हम कहते हैं टेंडरनेस। अब जरूरी बात यह है कि सब पेन कोस्टोकॉन्ड्राइटिस में ही देखे जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई हार्ट का कारण यानी कि कार्डियक कॉज नहीं हो सकता है। एक स्टडी में देखा गया है, जब दर्द वाले हिस्से को दबाने के बाद भी दर्द है, यानी कि लोकल टेंडरनेस है, तो 15% लोगों को हार्ट अटैक या एंजाइना जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो खाली लोकल टेंडरनेस यानी कि दबाने से दर्द आने को भी हल्के में नहीं ले सकते। कोई जरूरी नहीं है कि यह कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की वजह से ही दर्द हो। अब हम आते हैं कि जनरली ये प्रॉब्लम किन लोगों को आती है। तो ये सबसे पहले एडल्ट्स में, जिनकी एज 40 से 50 के बीच में होती है। दूसरा, ये बीमारी मेल की तुलना में फीमेल में ज्यादा पाई जाती है। और बात करें कि किन फैक्टर की वजह से यह बीमारी होती है, तो सबसे पहला कारण है फिजिकल स्ट्रेन,
जिसमें आसपास की मसल खिंचती हैं, या रिपीटेटिव मूवमेंट आर्म शोल्डर के ज्यादा होने से यह बीमारी होती है। या फिर कोई ऐसी बीमारी जैसे कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें कि स्पाइन के पीछे वाला हिस्सा जो कि फिक्स रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आगे की तरफ ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, उससे भी यह समस्या होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है जिसमें रिसेंटली आपकी कोई चेस्ट सर्जरी हुई हो या कोई ट्रॉमा हुआ हो। तीसरा, कोई रिसेंट इन्फेक्शन हुआ हो, खास तौर पर चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हो। ज्यादातर देखा गया है कि पेशेंट को लंबे समय से खांसी है, वो लोग भी इस कंडीशन में आते हैं। और भी कई फैक्टर होते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यही होते हैं। अब हम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के डायग्नोस पर आते हैं कि हमें डायग्नोसिस कैसे मिलेगा कि ये कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की कंडीशन है कि नहीं, यह कैसे पता चलेगा। तो पहली चीज, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से ही हमें ये क्लू मिलता है। और जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया कि उस हिस्से को दबाने से दर्द बढ़ रहा है, और वो एरिया वही है जहां कार्टिलेज हमारी रिब्स और स्टर्नम से जुड़ा होता है, और वहीं पर टेंडरनेस है। तो वही एक क्लू है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हाँ, ये कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा आप क्रॉस अपनी आर्म के मूवमेंट करते हैं और उसमें दर्द बढ़ता है, तो यह भी एक कंडीशन इस तरफ हमारा ध्यान खींचती है। सबसे मुख्य बात इसकी यह है कि इसकी कोई लेबोरेटरी टेस्ट या ब्लड टेस्ट इस बीमारी के नहीं है जिससे हम इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकें। पर कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे इस कंडीशन को कंफर्म किया जा सकता है कि यह कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है। कॉमनली हम जो टेस्ट करते हैं उसमें चेस्ट एक्सरे हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई स्कैन हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन हो सकते हैं। अब हम फाइनली इसके ट्रीटमेंट पर आते हैं कि हम किस प्रकार के ट्रीटमेंट इसमें ले सकते हैं। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के ट्रीटमेंट के ऑप्शन में सबसे पहले हम लोकल जेल्स को यूज कर सकते हैं जिस एरिया में दर्द होता है। कुछ दर्द निवारक गोलियां ले सकते हैं, कुछ नंबिंग पैचेज होते हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जिसकी सहायता से भी दर्द को कम किया जा सकता है। दर्द निवारक टैबलेट को शॉर्ट टाइम पीरियड तक ही लेना चाहिए। वैसे यह दर्द कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है, परंतु यह अगर 7 डेज में ठीक नहीं हो रहा है तो आप कुछ एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी लेकर इसे ठीक कर सकते हैं। आइए हम इसकी एक्सरसाइज वाले पार्ट पर चलते हैं कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज इसमें करनी चाहिए। पहली एक्सरसाइज में हमें सीधे चेयर पर बैठकर अपने दोनों हाथों को लंबा करना है और फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज में हमें अपनी नाक से लंबी सांस खींचना है, जिसे 15 से 20 सेकंड तक इसको होल्ड करना है। फिर अपनी सांस मुंह से छोड़नी है। इस एक्सरसाइज के कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन हमें इस एक्सरसाइज में करने हैं। अगली एक्सरसाइज में हमें हमारी कोहनी को पीछे ले जाकर इस तरीके से रोकना है और फिर हमारे शरीर को आगे लेके आना है। ध्यान रहे, इस एक्सरसाइज में हमें जब हम कोहनी को पीछे ले जाते हैं तब हमें हमारी सांस भी छोड़नी है। इस एक्सरसाइज से आपकी चेस्ट की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच पोजीशन में है। इस एक्सरसाइज की सहायता से वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगी। यह एक्सरसाइज भी हमें 10 से 15 रिपीटेशन इस कसरत के करने हैं। इसके बाद हमारी जो अगली एक्सरसाइज है उसमें हमें अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे ले जाकर लंबी सांस खींचकर 15 सेकंड तक स्ट्रेच करना है और अपने चेस्ट को और फिर दोनों एल्बो को जब आपस में मिलाओ तब लंबी सांस मुंह से छोड़नी है। इस एक्सरसाइज से भी आपके चेस्ट की मसल जो स्ट्रेच पोजीशन में है वो भी रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है उसमें हमें सीधे लेटकर हमारे नीज को फोल्ड करके बारी बारी से एक तरफ मोड़ना है और नेक को विपरीत दिशा में फोल्ड करना है। और इस एक्सरसाइज को करते समय लंबी सांस लेकर होल्ड भी करना है, फिर मुंह से छोड़ना है।
इस एक्सरसाइज से आपके रिब्स केज जो होते हैं वो नीचे की तरफ ओपन होता है और आपको सेंस ऑफ रिलैक्स फील होगा। इस एक्सरसाइज के भी आप 10 से 15 रिपीटेशन एक बार में ले सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है उसमें हमें उल्टा लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ एक साथ ऊपर लेके जाना है और धीरे धीरे उसे नीचे लेके आना है। ध्यान रहे जब हम हमारे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं तब हमें एक लंबी सांस खींचनी है और जब नीचे आते हैं तो हमें सांस अपने मुंह से छोड़नी है। इस एक्सरसाइज से भी आपको रिब्स की मसल्स में स्ट्रेच फील होगा और आपके दर्द में आराम भी मिलेगा। लास्ट एक्सरसाइज में हमें एक स्टिक की सहायता से अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है। यहाँ मैं एक टॉवल की सहायता से यह एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज में आपका पूरा चेस्ट स्ट्रेच होगा जिसकी सहायता से आपके चेस्ट के मसल्स एक्टिव पोजीशन में आएंगे और आपको फुल रिलैक्सेशन इस एक्सरसाइज में मिलेगा। इस एक्सरसाइज में पहले राउंड में आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके लेके जाएंगे। उसके बाद दूसरे राउंड में आप अपने हाथों को बारी बारी से दाएं और बाएं पूरी तरीके से इसको स्ट्रेच करेंगे। यह एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करने हैं। इसके अलावा आप अपने पेन वाले हिस्से पर कोल्ड पैक भी यूज ले सकते हैं। अगर आपको कोल्ड पैक डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो आप कॉन्ट्रास्ट बाथ पर जाना चाहिए। इसमें आप कोल्ड और हॉट पैक दोनों पैक अपने पेन वाले पार्ट पर यूज करें। साथ में आपको रिब बेल्ट ब्रेस भी वेयर करना चाहिए ताकि आपके बैक पेन की समस्या ना आ जाए और आपको चलने में आराम भी मिले। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट बाथ में आप हॉट पैक को 2 मिनट रखें और कोल्ड पैक को 1 मिनट के लिए। इस पूरे ड्यूरेशन को आप 20 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारी जानकारियां आप सभी के लिए लाभदायक होंगी और अगर आपके कोई सवाल या प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा जिनका मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि मुझे सुनने के लिए धन्यवाद और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।